हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी, जिसमें हम 5th चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंध। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बच्ची और उसके चाचा के बारे में, उनके चाचा से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें उसके चाचा वन्यजीव फोटोग्राफर थे, तो वहीं से हमें वन्यजीव के बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों का परिचय कराया, तो दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, इसके चाचा ने कहा। देख सकती, इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नमवर्षा से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 6.2 देख लेते हैं। ये है 6.2 मानचित्र। ये क्षेत्र है अमेजन बेसिन का, ये अमेजन नदी का क्षेत्र है, इसी के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। अमेजन, देखिए, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य ही स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भारत को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यानी 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भारत को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी जो अमेजन नदी है भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही बहती है। ध्यान दें कि इस पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उस नदी का मुहाना कहते हैं। यानी जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, यानी जैसे नदी सागर में गिरती है, तो वहाँ जहाँ पे गिरती है उसे हम मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। यानी यह नदी, कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि अमेजन नदी बेसिन कितने क्षेत्रों में या कितने देशों से होकर बहती है, तो इसमें हम बताएंगे पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। इससे आपकी मैपिंग भी तैयार हो रही है एक प्रकार से। अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है।
यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की है। तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा, यानी योद्धाएं थी महिलाएं। अमेजोन्स नामक महिला थी, बहुत बड़ी योद्धा थी। इन्हीं के नाम पर अमेजन नदी पड़ गया। अब यहाँ देखते हैं सहायक नदियाँ क्या होती हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब कोई आपको बताएगा या फिर टीचर पढ़ाएंगे, जब आपको मान लीजिए कहीं कोचिंग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ पूछने के लिए बचेगा नहीं, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो। क्योंकि आपकी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो जाएगा आपका हर सब्जेक्ट का। यह छोटी नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ, जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह इम्पोर्टेंट है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है। यानी यहाँ की जलवायु हमेशा गर्म और नम रहती है और यहाँ पे चिपचिपाहट महसूस होती है शरीर में और प्रतिदिन वर्षा होती है बिना किसी पूर्व चेतावनी के। और तापमान उच्च और आर्द्रता हमेशा अति उच्च रहती है। रात के समय तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। बात करते हैं वर्षावन, अमेजन नदी बेसिन के वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। यानी अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, जैसा कि 6.3 में दिखाया गया यहाँ पे। ये अत्यधिक घने वर्षा वन उग जाते हैं, अमेजन नदी वन। इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यानी इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नम बनी रहती है। केवल यही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। आर्किड एवं ब्रोमीलाइट ये सब पौधे हैं, ये पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं।
इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े-मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यानी ब्रोमीलाइड विशेष प्रकार का पौधा अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, इसमें विशेषता होती है। यहाँ पे कुछ करके सीखे, ये कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे है वर्षा वन के निवासी, अमेजन वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। यानी महिलाएं कृषि पर ध्यान देती हैं, फसल उगाती हैं, इसमें से टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। यानी कई बार मछलियां नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें जो महिलाएं अपनी साग सब्जियां उगाए रहती हैं, उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दहन एवं कर्तन पद्धति यानी किस बेसिन में उगाई जाती है, या किस किस बेसिन के क्षेत्र के निवासी उगाते हैं, तो उसमें कई सारा रहेगा। गंगा नदी बेसिन, यमुना नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो उसमें आपको सही टिक करना है कि अमेजन नदी बेसिन। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यानी जिसे हम कसावा कहते हैं, वहाँ पे मेनियोक कहा जाता है। यह एक आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। मेदन नदी बेसिन में कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। कई बार शब्द से रिलेटेड आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि शब्द किससे रिलेटेड है। तो यहाँ जब मलोका आएगा तो यहाँ पे बड़ा अपार्टमेंट, यानी बड़े अपार्टमेंट को हम मलोका कहते हैं। आगे देखते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1917 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। तब तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। यानी यहाँ पे कर्तन एवं दहन पद्धति क्या है, यहाँ पे बताया गया कि पहले वहाँ के वृक्षों को, पेड़ों को काटा जाता है, फिर उसके बाद इनको जलाया जाता है, ताकि उसकी राख जो है मिट्टी में मिल जाए, उनको पोषक तत्व मिल जाए, उसके बाद खेती करते थे। चलिए।
यहाँ विकास की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। अमेज़न की विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का एक बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन सघन वन बंजर भूमि बदल जाता है। यहाँ पे विकास का क्रम दिया गया है, यहाँ से देखिए आप। पहले क्षेत्र कुछ इस प्रकार का था, यानी पेड़-पौधे थे अत्यधिक मात्रा में, वन्यजीव प्राणी भी रहते थे यहाँ पे। फिर इसके बाद धीरे-धीरे यहाँ से ये पोर्शन कट कर दिया गया, यहाँ से वनों को साफ कर दिया गया। उसके बाद अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बस अब थोड़ा-सा इस क्षेत्र में इतना वन था, अब इसके बाद ये 1/4 1/4 बचा हुआ है अब। विकास की प्रक्रियाओं के कारण धीरे-धीरे सब नष्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 6.8 में। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। प्लस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम ढूंढे, जैसे हो गया दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित राज्य कितने हैं? बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण से पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चित्र संख्या 6.9 में। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। कई बार पूछा जाता है ना, गंगा नदी बेसिन एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ पे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस एवं घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे कुछ करके सीखें, यहाँ पे ये बताया गया है कि वो विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको चीन में कहा जाता है टीसांगपो नदी। चलिए हम देखते हैं और जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है यहाँ पे शब्दावली में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व है। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। बिहार का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, इसी के बारे में बात हो रही है। ये पूरा जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, इसी के बारे में अब बात हो रही है। मानी यहाँ यहाँ पे रहने वाले लोगों के खान-पान, जीवन, रहन-सहन सब कुछ इसमें बताया गया है। कौन सी फसल उगाते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, क्या कैसे-कैसे वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि सिल्क एवं बाँस के कुछ हस्तशिल्प को एकत्र कीजिए। अब हम देखते हैं अब आगे। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। चित्र संख्या 6.11। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मछली एवं चावल यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है। यहाँ पे कुछ लोकप्रिय मछलियां हो गई जैसे रोहू, कतला, हिल्सा पाई जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इसी के मैं एक सींग वाला गैंडा, इसके बाद मगर, ये सब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या आप जानते हैं नदी वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। यानी वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं हम। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डाल्फिन कहते हैं। अंधी डाल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यानी अगर ये अंधी डाल्फिन पाई जाती है तो मतलब जल साफ और स्वच्छ है, जल शुद्ध है। उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे झील जीवन का साधन, इसको हम पढ़ लेते हैं। झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपनी साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजू तथा अन्य के साथ मौन या चांप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने
पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यहाँ समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं। यानी सबसे ज़्यादा आजकल प्रदूषण का खतरा हो गया है नदियों के लिए, तालाबों के लिए, झीलों के लिए। सब जगह इतना प्रदूषण है कि मतलब कोई चीज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान अपना जीवन यापन कर सके कहीं किसी तरीके से। कहीं कितने जीव-जंतु, प्राणी सब नष्ट होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, कितनी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। बस एकमात्र कारण है प्रजू जो प्रदूषण है, सारी नदियों को गंदा कर देते हैं। ये सब कारण है मानवीय। जितना ये प्रदूषण हो रहा है सब मानव जनित कारक है प्रदूषण का। चलिए हम आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2024 2014 सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। चित्र संख्या 6.13। इन शहरों शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। यानी कई शहर ऐसे हैं बड़े जिनकी आबादी 10 लाख से भी अधिक है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये सब गंगा नदी के ही तट पर स्थित है और इन्हीं के द्वारा जितनी इंडस्ट्री है इनका गंदा पानी नदियों में जाता है, जिससे उसका जल प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पे 6.13 में ये दिखाया गया है। यहाँ पे बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली एवं मध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। अब यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक गंगा नदी की सफाई नहीं हो पाई है। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल है। यानी यह नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल स्थित है और इलाहाबाद में गंगा एवं नदी का संगम है, इसलिए पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमामबाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य और मानव वन्यजीव अभयारण्य और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति संस्कृति है। कई दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, तो पर्यटन दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।